नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसे हिंदी में रोजगार कौशल कहते हैं। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार कौशल। बच्चों, यह आपकी बुक की सबसे पहली इकाई है, संचार कौशल, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। और समझते हैं संचार कौशल क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संचार एवं संचार कौशल दोनों अलग अलग हैं। बच्चों, संचार का मतलब होता है कि आपको पढ़ना, लिखना, बोलना और ठीक से सुनना आना चाहिए। एवं संचार कौशल का मतलब होता है कि आप पढ़ने, लिखने, बोलने एवं ठीक से सुनने की योग्यता या कौशल रखते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं जिनसे किसी विषय पर अपनी राय रखने के लिए बोला गया है, जिसमें पहला व्यक्ति उस विषय से हट के अपनी राय रखता है। उस व्यक्ति को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, बोलना भी आता है और सुनना भी आता है, लेकिन वह व्यक्ति उस विषय के बारे में बात ना करके किसी अन्य विषय के बारे में अपनी राय रखता है। तो यहाँ उस व्यक्ति द्वारा संचार किया जा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना आ रहा है, वह उस विषय पर ही अपनी राय रखता है जिस विषय पर उससे उसकी राय मांगी गई है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वह है कौशल का। बच्चों, हमें हमेशा जो इम्प्रूवमेंट करना है वह अपने कौशल के क्षेत्र में करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कम से कम हमें 2 या 2 से अधिक भाषाएं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संचार कौशल क्या होता है। यहाँ हम देखेंगे संचार कौशल वह क्षमता है जिसके जरिए हम विभिन्न प्रकार की जानकारी देने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। संचार मानव जीवन के लिए एक बुनियादी जरूरत के रूप में देखा गया है। संचार एक कला है। बच्चों, संचार एक कला है। हमें हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिसके जरिए हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और यदि हम इस कला में निपुण नहीं हैं तो संचार करने से हम अपनी छवि भी खराब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक अच्छा संचार करने वाला हो या बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक अच्छा संचार करने वाला ना हो। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है कि हम जो भी संवाद या संचार करते हैं वह हमेशा हमारी पर्सनालिटी के बारे में लोगों को दिखाता है एवं संचार कौशल दूसरों को समझने और समझाने का बेहतर तरीका है। तो बच्चों,
यदि हमारे पास संचार की कुशलता है तो हम अपनी बात बहुत ही आसानी से किसी अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सत्र, जिसका नाम है संचार के तरीके, जिसे इंग्लिश में मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे संचार किसे कहते हैं या व्हाट इज कम्युनिकेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे संचार के वह कौन 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार प्रक्रिया और उसके तत्व, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संचार चक्र के कौन कौन से विभिन्न तत्व हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे संचार के कौन कौन से तरीके होते हैं, एवं इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे आज सत्र 1 से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक संचार, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बच्चों संचार लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है एवं इसका अर्थ होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। या हम सरल शब्दों में बोलें तो संचार का मतलब होता है अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या प्रभावी तरीके से संचार करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। लोगों और ग्राहकों के साथ प्रभावी तरीके से संचार करने के लिए संचार कौशल की आवश्यकता होती है। बच्चों संचार, जैसा कि हम लोग सब स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, संचार सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन बात होती है प्रभावी संचार की। तो हमें हमेशा प्रभावी संचार करना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रभावी संचार करते हैं तो सभी जगह पर हमारी बात सुनी जाएगी एवं हम अपनी बात को बहुत ही सरलता से किसी अन्य व्यक्ति को समझा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं काम और कारोबारी परिवेश में स्पष्ट और संक्षिप्त संचार का बहुत महत्व है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे एम्प्लॉय हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति को काम दे रहे हैं, तो हमें हमेशा अपने संचार को स्पष्टता के साथ रखना चाहिए एवं बहुत ही संक्षेप में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कई पक्ष शामिल हो सकते हैं और यदि हम कम्युनिकेशन बहुत लेंदी करेंगे तो इससे हम अपनी बात को सरलता से नहीं समझा सकते हैं। तो हमें हमेशा संचार एक प्रभावी संचार करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं संचार के महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहला भाग होता है संप्रेषित करना या फिर ट्रांसमिटिंग। बच्चों यहाँ हम लोग देखेंगे अपनी बात को किस प्रकार से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी हम संचार करते हैं, हमें संचार करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस माध्यम से हम संचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेषक होता है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो अपनी बात को सबसे पहले कहता है या फिर अपनी बात को रखता है। तो प्रेषक किसी न किसी माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाता है। दूसरा बिंदु आता है सुनना। जब भी हम अपने संदेश को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वह हमारे संदेश को सुनता है एवं उस व्यक्ति को कहते हैं प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता संदेश को सुनता एवं समझता है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वह आता है प्रतिक्रिया। बच्चों जब हम अपने संदेश को ट्रांसमिट कर देते हैं एवं दूसरा व्यक्ति हमारे संदेश को सुन लेता है, तो वह व्यक्ति अब हमारे संदेश के बारे में या फिर हमारे मैसेज के बारे में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक अवश्य देता है। तो फीडबैक देने वाला व्यक्ति कौन होगा? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता संचार चक्र को
पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ बताता है, या हम सरल शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति हमारे मैसेज या फिर हमारे संदेश के बारे में जो भी प्रतिकूल या फिर अनुकूल उत्तर होता है उसको देता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहला संप्रेषित करना या फिर इंग्लिश में बोलें ट्रांसमिटिंग, नंबर 2 सुनना या लिसनिंग, नंबर 3 प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक। बच्चों, फीडबैक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी संचार में फीडबैक का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति फीडबैक नहीं देता है तो हम यह जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि हमारा संदेश प्रॉपर तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो हमेशा किसी भी संचार चक्र को पूरा करने के लिए फीडबैक का देना या फिर लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संचार प्रक्रिया और इसके तत्वों के बारे में, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स कहते हैं। बच्चों, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि संचार की सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे संचार प्रक्रिया के बारे में। संचार की क्या प्रक्रिया होती है? तो बच्चों, संचार करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक होता है। इसमें पहला जो व्यक्ति होता है उसको हम सेंडर या फिर हिंदी में मैसेंजर बोलेंगे, एवं दूसरा व्यक्ति जो होता है उसको हम रिसीवर या फिर हिंदी में प्राप्तकर्ता बोलेंगे। यहाँ सबसे पहले जो प्रेषक या फिर सेंडर होगा वह अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से रखेगा या फिर बोलेगा, तो वह जो बात होगी वह किसी न किसी माध्यम से बोली जाएगी, जिसे कोडिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पर माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बोल करके या फिर लिख करके या फिर वीडियो या फिर ग्राफिक्स के माध्यम से वह अपनी बात को रख सकता है। यह बात रखने के बाद जो प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर होगा वह उसकी बात को सुनेगा एवं समझेगा। तो इसने अपनी बात को कोडिंग करके बोला है, एवं जब यह उस बात को समझेगा तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिकोडिंग, और यह व्यक्ति अब उस बात को समझ रहा है। समझने के बाद यह भी इस बात का कुछ न कुछ फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया देता है, जो कि अब वह जाती है सबसे पहले सेंडर, जो कि अब प्राप्तकर्ता बन चुका है इसके पास। तो यह फीडबैक यह कुछ न कुछ जरूर देता है, एवं प्राप्तकर्ता द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी वह उसकी समझ पर निर्भर करेगी। सब एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेंडर अपनी बात को किसी न किसी चैनल के माध्यम से रखता है। इसकी बात एक कोडिंग के रूप में होती है। यह बात प्राप्तकर्ता के पास जाएगी, जिसे वह समझेगा, और समझने की इस प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग होने के बाद प्राप्तकर्ता उस बात का कोई ना कोई फीडबैक या फिर प्रतिक्रिया देता है, जो कि सेंडर के पास जाती है, और इस प्रकार से एक संचार प्रक्रिया या संचार चक्र पूरा होता है। अब हम बात करते हैं संचार के तत्वों के बारे में। तो देख लेते हैं संचार के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो तत्व होता है वह होता है प्रेषक या फिर सेंडर। यदि प्रेषक या सेंडर नहीं होगा तो यहाँ पर संचार ही शुरुआत नहीं हो सकता। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी न किसी प्रेषक का होना परम आवश्यक है, जो कि किसी संचार को शुरू करता है। नंबर 2 पर आता है, चूंकि उस व्यक्ति को संचार करना है तो कुछ ना कुछ टॉपिक उसके पास होना चाहिए, जिसे हिंदी में संदेश या फिर मैसेज बोलेंगे। वह सूचना जिसे प्रेषक बताना चाहता है। इसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है वह होता है चैनल। बच्चों,
प्रेषक अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचाएगा। अब वह माध्यम लिखकर भी हो सकता है, वह माध्यम बोलकर भी हो सकता है, वह माध्यम किसी सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है या कोई अन्य चैनल भी हो सकता है। इसके बाद अगला जो तत्व आता है वह आता है प्राप्तकर्ता। बच्चों, यह संदेश अब किसी न किसी प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर के पास जाएगा और वह उस मैसेज का फीडबैक जरूर देगा। तो इसका जो पांचवा तत्व आता है वह आता है प्रतिक्रिया या फिर फीडबैक। तो प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया। इस प्रकार से यहाँ पर एक संचार चक्र पूरा होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि संचार के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व होता है प्रेषक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 चैनल, नंबर 4 प्राप्तकर्ता एवं नंबर 5 प्रतिक्रिया। संचार के तत्वों को हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है, यह संचार के तत्वों का एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति जो होगा वह होगा प्रेषक, नंबर 2 पर होगा आपका कोई ना कोई संदेश, और नंबर 3 होगा चैनल, नंबर 4 होगा प्राप्तकर्ता एवं नंबर 5 होगा प्रतिक्रिया, जो भी इसके द्वारा प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर प्रेषक जो होता है वह संचार प्रेषक के साथ शुरू होता है। नंबर 2 इनकोडिंग या फिर जो संदेश होगा, मैसेज होगा, वह इनकोडिंग के रूप में होगा, जो कि किसी न किसी चैनल के माध्यम से भेजा जाएगा। और यह संदेश जब भी प्राप्तकर्ता के पास आएगा वह उस बात को समझ करके अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहेगा। तो जब यह प्रतिक्रिया देगा तो यह भी किसी न किसी चैनल का उपयोग करेगा और उस चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया प्रेषक के पास में पहुंच जाती है। और इस प्रकार से एक संचार के तत्वों का चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर संचार में कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं संचार के तरीके के बारे में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वह कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम संचार कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका आता है वह आता है आमने सामने या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नंबर 2 समझ लेते हैं इसको, आमने सामने का संचार या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है। आमने सामने के संचार से बेहतर कुछ नहीं है। इससे संदेश को स्पष्ट रूप से और जल्दी से समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा क्योंकि इस मामले में शारीरिक हाव भाव की भाषा देखी जा सकती है, तो इससे संचार की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। बच्चों, यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर आमने सामने का संचार करते हैं, तो यहाँ हमारी शारीरिक हाव भाव, जिसे इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कह रही है एवं हम अपनी बातों को कुछ अलग प्रकार से रख रहे हैं, तो यहाँ पर कभी भी एक प्रभावी संचार नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वही होनी चाहिए जो हम बात रख रहे हैं, एवं हमें यहाँ पर भाषा का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आई कांटेक्ट पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम अपने संचार को प्रभावी तरीके से रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई कांटेक्ट का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है ईमेल। बच्चों, हम अपने संचार को ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ईमेल का उपयोग
विभिन्न स्थानों में एक या कई व्यक्तियों के साथ जल्दी से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। इससे लचीलापन, सुविधा और कम लागत प्रदान की जाती है। बच्चों, हम एक मेल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में एक साथ कई लोगों तक भेज सकते हैं, जिससे हम अपनी बात को बहुत लोगों को और बहुत ही कम समय में समझा सकते हैं या फिर बता सकते हैं, और इसकी लागत भी बहुत कम होती है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वह आता है नोटिस या फिर पोस्टर के माध्यम से भी हम संचार कर सकते हैं। इसमें यह प्रभावी है जब एक ही संदेश को लोगों के एक बड़े समूह के लिए दिया जाना है। आमतौर पर जहां ईमेल संचार प्रभावी नहीं हो सकता, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि यदि हम किसी फैक्ट्री में एक नोटिस या पोस्टर के माध्यम से संचार करना चाहते हैं, जैसे कि यदि हम यह बताना चाहते हैं कि आज लंच के टाइम में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, तो इसको हम नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस निकाल करके चिपका सकते हैं। तो इससे हमारा जो मैसेज है वह बहुत ही कम समय में और बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संचार के अगले तरीके के बारे में, जो आता है व्यावसायिक बैठक। बच्चों, आमतौर पर किसी संगठन में व्यावसायिक बैठकों के दौरान संचार में लोगों के समूह को संबोधित किया जाता है। यह व्यवसाय प्रबंधन और संगठनात्मक निर्णयों से संबंधित हो सकता है। बच्चों, जब भी हमें किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठते हैं या फिर बड़े संगठन में जाते हैं, तो वहाँ पर व्यावसायिक बैठकें लगातार चलती रहती हैं। इसमें कई सारे लोगों का एक समूह होता है जिसे कोई एक व्यक्ति संबोधित करता है, एवं संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी निर्णय या फिर बातें होती हैं, बहुत ही कम समय में सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से बता दी जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संचार के अगले तरीके या फिर कुछ अन्य तरीकों के बारे में। बच्चों, आजकल संचार नेटवर्किंग के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से और अन्य तरीकों के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, और यह बहुत ही कम लागत के और बहुत ही कम समय में अपने संदेश को या अपने मैसेज को कई सारे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही आसान तरीका बन गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संचार के कौन कौन से तरीके हैं। एक बार हम सभी तरीकों को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका था आमने सामने या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नंबर 2 था ईमेल के माध्यम से। नंबर 3 था नोटिस एवं पोस्टर के माध्यम से। नंबर 4 था व्यावसायिक बैठक के माध्यम से। एवं नंबर 5 अन्य माध्यम भी संचार के हो सकते, जैसे कि सामाजिक नेटवर्क एवं फोन कॉल, समाचार पत्र या फिर सोशल नेटवर्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें कौन सा तरीका चुनना चाहिए अपने संचार करने के लिए। बच्चों, इस बात का उत्तर हमारे तरीके या फिर इस चीज पर निर्भर करता है कि हमें अपना संचार कितने लोगों तक पहुंचाना है या फिर हमें अपने संदेश को कितने लोगों तक यहाँ भेजना है। तो सबसे पहले तो आता है लक्षित दर्शक, कि हमारे संचार को कितने लोगों तक पहुंचाया जाना है। नंबर 2 आता है लागत। नंबर 3 आता है सूचना की प्रकृति या फिर प्रकार, हमारी जो सूचना है, हमारा जो मैसेज है वह किस प्रकार का है और हमें उसको पहुंचाने के लिए किस माध्यम का उपयोग करना चाहिए। एवं नंबर 4 आता है तात्कालिकता या फिर प्राथमिकता, हमारा संदेश बहुत ही आवश्यक है या फिर उसको बाद में भी किया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ हमें किस प्रकार का तरीका चुनना चाहिए अपने संदेश को पहुंचाने के लिए। यह हमें कुछ 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके पता करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पीय
प्रश्नों की। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया या चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देना है, मैंने आप लोगों को संचार के तत्व बताए हैं। आपको इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देखना है या फिर सारे भी हो सकते हैं। निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया या चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। कौन नहीं है? चैनल या फिर प्राप्तकर्ता या फिर प्रेषक या फिर समय। बच्चों, इसका सही उत्तर आपको वैसे पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर है समय। नंबर दूसरा आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आप संचार की कौन सी विधि उपयोग करेंगे? नंबर 1 ईमेल, नंबर 2 पोस्टर, नंबर 3 समाचार पत्र का, नंबर 4 ब्लॉग। तो बच्चों, इसके लिए हम उपयोग करेंगे ईमेल का। नंबर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, प्रेषक अपने संदेश किस तरीके से भेज सकते हैं? इशारों के माध्यम से, बोल करके, पढ़ करके या फिर लिख करके। आपको बताना है जो प्रेषक होगा। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।